हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल गुरुकुल में। और आज हम क्लास 12 के मैथ के एक ऐसे चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान रहते हैं, लेकिन इस चैप्टर को आप बहुत ही ईजी चैप्टर है, इससे आसान कोई चैप्टर ही नहीं है। बस दो चार चीज़ें आपको समझ लेनी है जो मैं समझाऊंगा। इस चैप्टर को हम इतने आसान तरीके से पढ़ाएंगे, इतने ईजी तरीके से आपको पढ़ाएंगे कि आप पढ़ने के बाद कहेंगे साला यही चैप्टर था जो हमारे स्कूल वाले टीचर ऐसे पढ़ा रहे थे कि सर दर्द करने लग रहा था। बहुत ही इजी चैप्टर है, इसको बस समझने का प्रयास कीजिएगा जैसे मैं समझाऊंगा। रटने का प्रयास मत कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा जैसे मैं समझाऊंगा। तो चलिए हम चलते हैं डायरेक्ट ब्लैक बोर्ड की ओर, डायरेक्ट क्वेश्चंस की ओर। चलिए तो हम लोग चलते हैं डायरेक्ट ब्लैक बोर्ड की ओर। ध्यान दीजिएगा आप। अब चीजों को अगर आप ध्यान देंगे तो पहले ही शब्द क्या लिखा हुआ है, शब्द पढ़िए ब्लैक बोर्ड पे, संबंध एवं फलन। यही हमारे चैप्टर का नाम भी है। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? संबंध एवं फलन। अब इसको इंग्लिश में देखिएगा, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, हम लोग वर्ड पिकअप करते हैं फंक्शन। आप फंक्शन में किसके जाते हैं? इसी फंक्शन को उस फंक्शन से रिलेट कीजिए जो आप शादी पार्टी में जाते हैं, जिसे हम लोग पार्टी भी कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? फंक्शन। मेहंदी फंक्शन, हल्दी फंक्शन, बर्थडे फंक्शन। आप किसके फंक्शन में जाते हैं? किसके फंक्शन में जाते हैं आप? सर हम रिश्तेदार के। रिश्तेदार के साथ आपका क्या होता है? सर रिलेशन। क्या होता है रिश्तेदार के साथ आपका? रिलेशन। जब आपका रिलेशन होता है तभी आप फंक्शन में जाते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं, आप किसी फंक्शन में जा रहे हो, चाहे वो बर्थडे पार्टी हो, शादी की पार्टी हो, हल्दी हो, कुछ भी हो, आप जा रहे हैं किसी फंक्शन में, तो आप उस फंक्शन में जा क्यों रहे हैं? वहां आप जा ही क्यों रहे हैं? हम इसलिए जा रहे हैं सर क्योंकि हमारा उस व्यक्ति के साथ रिलेशन है, संबंध है। हमारा उस व्यक्ति के साथ क्या है? संबंध है, और उसी संबंध के कारण हम इस फंक्शन में आ रहे हैं। हम इस फंक्शन में आ रहे हैं। इससे हमें क्या चीजें समझ में आती है कि रिलेशन होगा तभी फंक्शन होगा, संबंध होगा तभी फलन होगा। बिना रिलेशन के हम किसी फंक्शन में नहीं जाएंगे। तो जब तक रिलेशन नहीं होगा फंक्शन नहीं होगा। क्या समझ में आया? रिलेशन होगा तभी संबंध होगा। पहले रिलेशन फिर फंक्शन। पहले रिलेशन, फंक्शन है तो जरूर है कि उसका रिलेशन कुछ ना कुछ होगा। बिना उसके रिलेशन के वो फंक्शन में आ ही नहीं सकता। तो यहां चीजें पहले क्या समझ में आ रही है? पहले हमें किसके बारे में जानना होगा? पहले हमें रिलेशन के बारे में जानना होगा। बिना संबंध बनाए हम फलन में यानी कि फंक्शन में जा ही नहीं सकते। बिना रिलेशन के हम किसी फंक्शन में जा ही नहीं सकते। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिलेशन को। अब ये रिलेशन क्या है? वही रिलेशन है जो रिलेशन आपका अपने रिश्तेदारों के साथ है, जो आपका अपने रिश्तेदारों के साथ है। तो सबसे पहले वर्ड पिकअप करेगा रिलेशन एंड फंक्शन में से हम पहला वर्ड लिखते हैं फलन, जिसे हम संबंध, जिसे हम बोलते हैं रिलेशन। पहला वर्ड क्या है? संबंध। पहले संबंध क्या है? आप हमारे स्टूडेंट हैं, आप हमारे छात्र हैं, तो हमारा आपके साथ संबंध क्या है? हम आपका मेरे साथ संबंध हो जाएगा कि मैं आपका अध्यापक हूं, अध्यापक का संबंध हो जाएगा, यानी कि और मेरा आपके साथ क्या संबंध हो जाएगा कि आप हमारे शिष्य हैं, यानी कि हमारे और आपके बीच क्या है? एक शिष्य और अध्यापक के बीच का संबंध है। संबंध है। आपके और आपके भाई के बीच क्या है? भाई के बीच का संबंध है, वहां पे भी संबंध है, और वही संबंध यहां पर भी है। वही संबंध यहां पर भी है। अब संबंध कई प्रकार के होते हैं। संबंध कई प्रकार के होते हैं। जैसे अब यहां से सपोज करना स्टार्ट कीजिए। पहला संबंध, आप और आपके भाई, आपका और आपके भाई के बीच का संबंध कलेक्ट करते हैं। ये रहा, देखिए अब ध्यान दीजिएगा यहां पे, ये है आप, ठीक है, ये है आप, और ये है आपका भाई। भाई जिसकी बहन होगी उसमें लेगा तुम और तुम्हारी बहन। ये आप हैं और ये आपका भाई है। तो आपका इसके साथ क्या संबंध है? आपका ये संबंध है कि ये आपका भाई है, ठीक है, और फिर इसका आपके साथ क्या संबंध है?
इसका आपके भाई का आपके साथ भी यही संबंध है कि ये आपका भाई है। मतलब दोनों के बीच कौन सा संबंध है? दोनों के बीच समान संबंध है, एक ही संबंध है। ये आपका भाई है, आपका भाई ये है। जैसे मान लीजिए इसको ए बी सी डिनोट कर दे रहे हैं कि ए और बी। जैसे मान लीजिए आपका नाम ए है और उसका नाम बी है, तो ए का भाई कौन है? बी है, और बी का भाई कौन है? ए है। ये एक प्रकार का संबंध हुआ। ये क्या है? ए का भाई कौन है? ए का भाई बी है, और बी का भाई कौन है? ए है। बी का भाई कौन है? ए है। अब दूसरा यहां पर देखिएगा, अब दूसरा यहां पर हम देखेंगे कि ये देखिए ए है, आप है मान लीजिए, और ये आपकी बहन है बी। बहन क्या है आपकी? बी है। ठीक है, तो आपका आपकी बहन के साथ क्या रिश्ता है कि ये आपकी क्या है? ए का बी के साथ क्या संबंध है? कि बहन है। क्या है? बहन है। लेकिन बहन का आपके साथ क्या संबंध है? आप बहन के भाई हैं। दोनों में संबंध का अंतर आया कि नहीं आया? लेकिन यहां पर संबंध समान है। जो ए का संबंध बी के साथ था, वही बी का संबंध ए के साथ है। जो ए का संबंध बी के साथ था, वही बी का संबंध ए के साथ है। लेकिन ये चीजें यहां पर देखने के लिए नहीं मिलती हैं। ये चीजें यहां पर देखने के लिए नहीं मिलती हैं। चलिए एक संबंध ये देखिएगा, जो ए का है वही बी का भी है। अब देखिएगा एक और संबंध, ए का ए के साथ संबंध, मतलब आपका आपके साथ ही संबंध क्या है? आपका आपके साथ। जैसे हम बोल दिए ये ए है और ये भी क्या है? ए है। तो हम बोले कि ए है। ए क्या है? ए क्या है? ए टॉपर है, तो ये भी टॉपर है। ठीक है, ए दोनों क्या है? समान है। तो इन दोनों का संबंध क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। जो यही दोनों का आपस में एक ही संबंध है ना, जो इसका इसके साथ है वही इसका इसके साथ है। दोनों के बीच क्या है? समान संबंध है, समान संबंध है। जैसे देखिए मान लीजिए हम मेरा मेरे से ही संबंध क्या हो जाएगा? मेरा मेरे से ही संबंध। तो ये एक प्रकार का संबंध हुआ, ये दो प्रकार का। पहला संबंध मेरा खुद ही से मेरे हमसे संबंध, तो इस संबंध को बोलते हैं, उसी से संबंध को बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल में लिखेंगे एक्स का एक्स के साथ ही संबंध। ये क्या है? एग्जाम्पल। इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एक्स का एक्स के ही साथ संबंध। क्या है? एक्स का एक्स के ही साथ संबंध क्या हो जाएगा? स्वतुल्य। स्व मतलब क्या होता है? मैं। स्व मतलब मैं, मेरा, स्वतुल्य, मेरे ही बराबर, मतलब एक्स के बराबर ही, एक्स का ही एक्स से संबंध। स्वतुल्य मतलब सेम सेम, स्वतुल्य, मेरा ही, मुझसे ही संबंध क्या बोला जाएगा? स्वतुल्य। एक्स का एक्स से ही संबंध क्या बोला जाएगा? स्वतुल्य। वाई का वाई से ही संबंध क्या बोला जाएगा? स्वतुल्य। अंकित का अंकित से ही संबंध क्या बोला जाएगा? स्वतुल्य। शिवम का शिवम से संबंध क्या बोला जाएगा? स्वतुल्य। राम का राम से ही संबंध क्या बोला जाएगा? स्वतुल्य। सीता का सीता से संबंध क्या बोला जाएगा? स्वतुल्य। गॉड का गॉड से संबंध क्या बोला जाएगा? स्वतुल्य। मतलब समान संबंध, उसी से संबंध क्या बोला जाएगा? स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध। चलिए ये था आपका पहला संबंध। लिख लीजिएगा, इसको भाई नोट करना है आपको। ठीक है, उसी के साथ यहाँ पे इजी लैंग्वेज में आपको हम समझा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ अलग है, यही सारी चीजें का आपको उपयोग करना है। ये आपका स्वतुल्य संबंध है। अब ये दूसरा टाइप संबंध, जो संबंध ए का बी के साथ था वही बी का ए के साथ है। क्या है? जो संबंध ए का बी के साथ था, ध्यान दीजिएगा, जो संबंध ए का बी के साथ था वही बी का ए के साथ है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सममित संबंध, मतलब समान संबंध, उसी से संबंध, दोनों के बीच का संबंध क्या है? बराबर है। तो इसे बोलते हैं सममित
संबंध। सममित संबंध किसे बोलेंगे? एग्जाम्पल आपके सामने है कि ए क्या है, बी का भाई है, इनके बीच भाई का संबंध है, और अगर बी भी ए का क्या लगेगा, तो बी और ए के बीच भी संबंध क्या है, भाई का है। लेकिन अगर यहां पे वहन किया जाए तो वो सममित नहीं रह जाएगा। मतलब ए का बी से भी हम संबंध निकाल रहे हैं तो भाई ही आ रहा है, और बी का ए से भी संबंध निकाल रहे हैं तो भाई ही आ रहा है। अगर एक वर्ड यहां पे कर दिया जाए कि इसको बस छोटा कर दिया जाए कि ए क्या है, बी का छोटा भाई है, तो ये बी क्या हो जाएगा, बड़ा भाई, तब ये सममित नहीं रह जाएगा। लेकिन जब तक यहां पे बस भाई शब्द रहेगा ये सममित है, क्योंकि ये भी इसका भाई है और ये भी इसका भाई है, ये सत्य है, तो ये हो जाएगा सममित संबंध। तो इसका एग्जाम्पल कैसे लिखते हैं? इसका एग्जाम्पल देखिए, और जो चीजें मैं लिख रहा हूं तो समझा भी रहा हूं कि एक्स का वाई के साथ संबंध, एक्स का वाई के साथ संबंध वही हो, x का y के साथ संबंध वही हो जो कि y का, x का y के साथ वही संबंध हो जो कि y का x के साथ हो, जो कि y का x के साथ हो। यानी कि a का B से जो संबंध है वही B का भी A से संबंध होना चाहिए। जैसे कि हम यहां पे देख रहे हैं A B का भाई है और B भी A का क्या है, भाई है। तो ये संबंध क्या हो जाएगा, सममित संबंध। ये संबंध क्या हो जाएगा, सममित संबंध। ये संबंध क्या हो जाएगा, ये संबंध सर सममित संबंध हो जाएगा। ये संबंध क्या हो जाएगा, सममित संबंध हो जाएगा। इन दोनों संबंधों में अभी तक अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन इसके बीच में नहीं रखना है। अगर कंफ्यूजन है वीडियो जाइए, फिर पीछे जाइए, फिर से समझिए। नहीं समझ में आता है व्हाट्सएप पे आके पूछिए। अगर आगे बढ़ जाएंगे बिना समझे तो फिर आप डाउट में फंसते चले जाएंगे, डाउट में पिरोते चले जाएंगे, और फिर आप इस चैप्टर को कहेंगे समझ में नहीं आ रहा है। स्वतुल्य संबंध क्या है, मेरा ही मुझे से जो जब संबंध है वह स्वतुल्य संबंध है। सममित संबंध क्या है, सममित संबंध क्या है, जो एक्स का वाई के साथ संबंध है वही y का भी x के साथ संबंध है, तो वो संबंध क्या है, वो सर सममित संबंध है। वो सर क्या है, सममित संबंध है। चलिए अब मैं तीसरा लिखूंगा टॉपिक, इसको थोड़ा सा समझिएगा। ये इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड इरेज करूंगा और इसको समझने में थोड़ा सा ध्यान भी दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, y भाई है x का। y क्या है, भाई है x का, सगा भाई है। रुक जाइए, x कॉमा y, इसको क्या बोलेंगे कि x भाई है, इनके भी संबंध जो है उसको लिख रहा हूं। x भाई है, सगा भाई लिखना था ना, x सगा भाई है किसका, y का। x y का, x सगा भाई है किसका, y का। तो y भी क्या हो जाएगा, y सगा भाई हो जाएगा किसका, x का। दोनों के बीच संबंध क्या है, दोनों के बीच संबंध सममित संबंध है। लेकिन अब इसको आगे चलेंगे। फिर हम बोलते हैं, इसी क्वेश्चन फिर दिया हुआ है कि ये जो y है, जो y है, ध्यान समझिएगा, जो y है इसका z के साथ संबंध है कि y z का चचेरा भाई है, चचेरा भाई है। y z का क्या है, समझिए ध्यान से, x y दोनों सगे भाई हैं, एक्स वाई दोनों क्या है, सगे भाई हैं। ध्यान समझिए, एक्स वाई दोनों सगे भाई हैं, लेकिन वाई जेड में वाई जेड का चचेरा भाई है, वाई जेड का चचेरा भाई है। तो क्या एक्स जेड का चचेरा भाई होगा? यही प्रश्न का उत्तर आपको देना है, क्या एक्स जेड का चचेरा भाई होगा? तो यहां पे हम देख रहे हैं कि यहां पे एक्स जो जेड का चचेरा भाई होगा।
देखिए यहां पे चीजें आपको समझ में आ रही कि नहीं? देखिए अगर एक्स वाई दोनों क्या है, सगे भाई हैं, एक्स वाई दोनों क्या है, सगे भाई हैं, और वाई का चचेरा भाई जेड है, वाई का चचेरा भाई कौन है, जेड है, तो क्या एक्स का भी तो चचेरा भाई जेड होगा, एक्स का भी चचेरा भाई जेड होगा। और इसी संबंध को हम लोग बोलते हैं संबंध संख्या 3, इसी को बोलते हैं संक्रामक संबंध। यहां पर लिख देता हूं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध ये कौन सा संबंध है, ये संबंध है संक्रामक संबंध। ये किस प्रकार का संबंध है सर, ये संबंध है, इसको बोलते हैं संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में हम कैसे चेक करेंगे, जैसे चीजें यहां पे चेक की हुई हैं कि जो संबंध एक्स वाई के बीच संबंध है, ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी आप समझ लीजिए, जैसे देख लीजिए इसको, A1 A2 के बीच दो संबंध है, और फिर A2 का संबंध, अगर A2 का संबंध किसी A3 से है, तब अगर A1 का संबंध A3 से होगा तभी जाकर ये संक्रामक संबंध होगा। कब होगा संक्रामक संबंध, जब A1 का A3 के साथ संबंध होगा, इसका इसके साथ जब जाके संबंध होगा तभी वहां पे संक्रामक संबंध होगा, वरना संक्रामक संबंध नहीं होगा। जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि X का Y के साथ संबंध था, दोनों सगे भाई थे, फिर Y का Z के साथ संबंध हुआ कि Y का जो Z है वो चचेरा भाई है, तो फिर देखिए ये Y का Z के साथ संबंध, जो देखिए यहां पे सोचिए, फिर देखिए आप देखेंगे तो यहां पे इसके साथ संबंध, X का Z के साथ संबंध यहां पे बना, तो दोनों चचेरे भाई हैं, तो इसके साथ भी ये चचेरा भाई ही रहेगा, तब जाकर ये कौन सा संक्रामक बना, ये कौन सा संबंध बना सर, ये बना संक्रामक संबंध। A का जो संबंध A2 के साथ है, फिर A2 का जो संबंध A3 के साथ है, वही संबंध अगर A1 का A3 के साथ है, तो ये संबंध बोला जाएगा कौन सा, संक्रामक संबंध। अब इससे आसान तरीके से संबंध मैं आपको समझा नहीं सकता। अगर अब आपको संबंध समझ में आ गए हैं तो आप तुरंत चले जाएंगे पुटअप से क्वेश्चन पे, क्वेश्चन आपको लगाने नहीं आएंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चन लगाना भी समझाऊंगा, धीरे धीरे सारी चीजें समझाऊंगा इस टॉपिक को, और इस टॉपिक में ट्राई करूंगा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाऊं। जितने क्वेश्चन मैं करवाऊंगा उतनी ज्यादा आपको क्लियरिटी होगी, तो मेरा प्रयास रहेगा अधिक से अधिक क्वेश्चन करवाने का। तो यहां तक था ये आपका संक्रामक संबंध, तो इसका भी एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल में x का y के साथ संबंध, फिर y का z के साथ संबंध, फिर x का z के साथ भी संबंध हो, तो इस स्थिति में ये कौन सा संबंध बनता है, ये बनता है संक्रामक संबंध। संक्रमण, इसमें आप एक वर्ड समझिए, संक्रमण। कोरोना क्या है, एक संक्रामक बीमारी है, मतलब एक से दूसरे से संक्रमित हो जाती है। तो अगर ये y z के साथ संक्रमण में आ रहा है तो ये z है x के साथ भी संक्रमण में आ जाएगी, x के साथ भी संक्रमण में आ जाएगी। अगर x के साथ संक्रमण में आती है तब तो ये संबंध संक्रामक संबंध होगा, लेकिन अगर संक्रमक में ही नहीं आती है तो कौन सी बीमारी संक्रामक बीमारी होगी भाई। अगर कोरोना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संबंध में आता है नहीं तो उसको हम संक्रामक बीमारी नहीं बोलेंगे। तो उसी प्रकार अगर ये जेड संक्रमित हुआ जेड के, वाई जो संक्रमित हुआ जेड के साथ, अगर ये जेड एक्स के साथ संक्रमित नहीं होता है तो हम इसको संक्रामक संबंध नहीं बोलेंगे। ये थे आपके पास 3 संबंध, और एक लास्ट आता है आपका तुल्यता संबंध। लास्ट कौन सा आता है, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध, अब ये तुल्यता संबंध क्या होता है, इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। यदि कोई संबंध, ये तीनों संबंध होंगे, ये तीनों संबंधों, इन तीनों संबंधों का पालन करेंगे तो वे तुल्यता संबंध कहलाएंगे। तुल्यता संबंध कहलाएंगे। तुल्यता संबंध क्या है सर, लिख लीजिए पहले इसको। तुल्यता संबंध कहलाएंगे। तुल्यता संबंध क्या है, अगर कोई ऐसा संबंध आया जो तीनों प्रकार का संबंध है, स्वतुल्य भी है, समित भी है और संक्रामक भी है, तो वो संबंध को हम तुल्यता संबंध बोलेंगे। उस संबंध को हम क्या बोलेंगे,
तुल्यता संबंध। अब सपोज कीजिए आपसे किसी क्वेश्चन बोलते हैं तुल्यता संबंध निकालने के लिए, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, पहले सतुल्य निकालेंगे, फिर सममित निकालेंगे और फिर संक्रामक निकालेंगे, फिर तुल्यता संबंध निकालेंगे। एक बार मैं इंग्लिश में भी रिपीट कर देता हूं, कुछ बच्चे समझ में तो आ गया होगा। इस स्वतुल्य को बोलते हैं बच्चा रिफ्लेक्सिव। क्या बोलते हैं? स्वतुल्य को रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है? किरण आई और गई, मतलब उसी का उसी के साथ संबंध। तो स्वतुल्य को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव और सममित को बोलते हैं सिमेट्रिक, संक्रामक को बोलते हैं ट्रांजिटिव और स्वतुल्य को बोलते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन। पहले को क्या बोलते हैं? पहले को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सेकंड को बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, थर्ड को बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन और फोर्थ को बोलते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन। आप लोग भी थोड़ा थोड़ा बच्चे इंग्लिश जानते रहिए, क्योंकि अगर 12th के बाद जो बच्चे BSc BCA ऐसे कोर्स चॉइस करेंगे तो उनको इंग्लिश पढ़ना होगा। चलिए इधर हम लोग भी ध्यान देते हैं, अभी हम बोर्ड के बारे में बात करते हैं। तो ये सारे संबंध अगर आपको समझ में आ गए हों तो मैं सब प्रकार का एक सब क्वेश्चन उठाऊंगा जिसमें तीनों संबंध होंगे और वो आपको समझाऊंगा कि कैसे तीनों संबंध फॉलो करते हैं। तो क्या मैं इरेज कर सकता हूं? बिल्कुल सर, कर दीजिए। चलिए इसका इंट्रोडक्शन लेक्चर जो बच्चा नहीं देखा ना, और आपसे एक और अनुरोध करूंगा बच्चा, आप जो वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप लोगों के साथ खुद लाइव इंटरेक्चुअल करना चाहता हूं। तो थोड़ा सा अगर आप लोग फेसबुक पे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे ना, और 1000 सब्सक्राइबर अगर हमारे हो जाते हैं तो हम लाइव आ सकते हैं। तो लाइव क्लासेस हमारी चलेंगी, बस थोड़ी सी आपकी अगर मदद मिल जाए तो, क्योंकि क्लासेस चली रही हैं, अगर लाइव चलेंगी तो आपके साथ अच्छे से इंटरेक्चुअल हम कर पाएंगे और आपको भी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो एक हेल्प कर सकते हैं तो कर दीजिएगा, थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए इस एग्जाम्पल के थ्रू चीजें हम आसानी से समझ जाएंगे। आप ही के बुक का एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, बुक पढ़ते ही नहीं है, बस डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आ जाएंगे, इसीलिए आपको समस्याएं होती है। अगर बच्चे बुक पढ़ने की आदत डाले ना, मैथ की भी बुक या फिजिक्स की बुक, तो बहुत अच्छा होगा। लेक्चर देखने के बाद बुक जरूर पढ़ा कीजिए, एग्जाम्पल भी पढ़ा कीजिए और बुक के जो आगे लिखे रहते हैं वो सारी चीजें पढ़ा कीजिए। पढ़ना बहुत जरूरी होता है बच्चों। आप बस एक्सरसाइज पढ़ते हैं, बस आप पेपर देने के लिए मत पढ़ा कीजिए। आप चीजें पढ़ेंगे तो खुद आपका पेपर अच्छा जाएगा, लेकिन बस मात्र आप पढ़े ही जा रहे हैं, बस एक्सरसाइज सॉल्व के, थोड़ा सा बुक भी पढ़िए। बुक पढ़ने की आदत सबसे अच्छी आदत होती है। चलिए अब एक्सरसाइज को हम करते हैं। इसको करने के बाद से आपको तीनों संबंध क्लियर हो जाएंगे। प्रश्न क्या है, मान लीजिए कि L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है तथा L1 L2 पर लंब है। L1 L2 के बीच रिलेशन क्या है? रिलेशन समुच्चय L है तथा रिलेशन L का रिलेशन क्या है कि L1 L2, जिसमें L1 L2 पर लंब है। इनके बीच संबंध क्या है कि जो L1 है L2 पर लंब है। तो समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि R सममित है। ये जो संबंध R है ये सममित संबंध है, किंतु न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। न तो स्वतुल्य है न ही संक्रामक है। अब ये हमें सिद्ध करना है। कैसे करेंगे? तो स्वतुल्य संबंध क्या होता है? खुद का खुद से संबंध। तो हम पहला संबंध लिखते हैं स्वतुल्य। पहले हम क्या लिखेंगे? लिखते हैं R। पहले देखिए हम क्या लेंगे कि जो हम लेते हैं स्वतुल्य होने के लिए क्या होना चाहिए? स्वतुल्य होने के लिए जो ये L1 है इसका संबंध L1 के साथ होना चाहिए, यानी कि L1 पर लंब होना चाहिए। क्या ऐसा संभव है? अगर ये L1 है और ये L2 है, L1 L2 पर लंब है, अगर L1 देखें तो ये एक दूसरे के समांतर है, तो लिखेंगे कैसे? अब ये चीज़ हमें समझ में आ गई, तो लिखेंगे कैसे? इसमें लिखना बहुत बड़ी बात होती है। तो पहले लिखेंगे स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। अब रीजन फिर ऐसे लिखेंगे R इज नॉट एलिमेंट ऑफ L1, L1। फिर ऐसे लिखेंगे क्योंकि L1 के समांतर होगा न कि लंबवत। ये आप अपने भाषा में लिख सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि L1 सदैव L1 के समांतर होगा। क्योंकि L1 सदैव L1 के समांतर क्या होगा? समांतर होगा न कि लंबवत। इसीलिए क्या है? ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। फिर हमने दूसरा क्या पढ़ा था? दूसरा संबंध पढ़ा था सममित संबंध।
तो बोल रहा है ये सममित है। कैसे सममित है इसको हम चेक करेंगे। हमने सममित में क्या पढ़ा था? हमने सममित में पढ़ा था कि सर अगर R इज एलिमेंट ऑफ L1, L2 तब R इज एलिमेंट ऑफ होना चाहिए L2, L1। जिसका X का जो Y के साथ संबंध है वही Y का भी X के साथ संबंध है, तो उसे हम सममित संबंध कहते हैं। तो आइए हम चेक करते हैं क्या ये संबंध है। तो आइए चेक करते हैं। अगर L1 लंबवत है L2 के, L1 लंब है L2 पर, तो आप देखिए क्या L2 भी नहीं लंब है L1 पर? ये L1 हो गया और क्या इस पे ये L2 लंब नहीं है? सर लंब है। तो क्या हुआ? क्योंकि R इज एलिमेंट ऑफ L1, L2 और R इज एलिमेंट ऑफ आल्सो L2, L1, अतः यह क्या है? सममित संबंध है। तो यहां पे लिखेंगे कैसे? यहां पे लिखेंगे, ये चीजें तो दिया ही हुआ है, क्योंकि L2 लंब है, L2 लंब है किसके? L2 लंब है L1 के, ठीक है। अतः यह क्या है? सममित संबंध है। फिर क्या आता है? संक्रामक संबंध। कल से एक्सरसाइज सॉल्व होंगे तो आपको और भी ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी, जो भी कंफ्यूजन बचा होगा। अब संक्रामक संबंध की बात किया जाए तो ये क्या बोलता है? सर ये बोलता है कि R इज एलिमेंट ऑफ L1, L2 और R इज एलिमेंट ऑफ L2, L3। तो और क्या होना चाहिए? और होना चाहिए सर फिर R इज एलिमेंट ऑफ होना चाहिए L1, L3। जो X का Y के साथ संबंध है वो Y का Z के साथ संबंध है, तो Z का X के साथ भी Z का वही संबंध होना चाहिए। आइए अब हम इसको चेक करते हैं। तो L1 का L2 के साथ जो संबंध है और L2 का L3 के साथ संबंध वही होना चाहिए। तो इनके बीच क्या संबंध था? L1 L2 के बीच क्या संबंध है? लंबवत है। तो L2 और L3 के बीच भी क्या संबंध होना चाहिए? लंबवत होना चाहिए। तो आइए हम लंबवत कर देते हैं। तो ये L2 था, तो अब इसी L2 पर एक लंबवत करना है, तो हम इस पर एक L3 भी खींच देते हैं। ये हो गया L3। कौन सा है ये L3 है। ये कौन सा लाइन है? ये L3 है। फिर कह रहा है कि L1 का भी L3 के साथ वही संबंध होना चाहिए। क्या L1 L3 के साथ वही संबंध है? L1 लंबवत है L3 के? नहीं। अतः R इज नॉट एलिमेंट ऑफ, ये इसका एलिमेंट नहीं है, नॉट एलिमेंट ऑफ L1, L3। क्योंकि L1 L3 के समांतर होगा। L1 L3 के समांतर होगा, L1 क्या होगा? L1 L3 के समांतर होगा। अतः संक्रामक संबंध नहीं है। एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। इसके बाद एक अपील जरूर करूंगा, थोड़ा सा आप क्या करेंगे ना, इसके बाद थोड़ा सा आप अपने से प्रयास कीजिएगा एग्जाम्पल पढ़ने का। कल का लेक्चर मत मिस कीजिएगा, क्योंकि एक्सरसाइज करेंगे ना, ये डायरेक्ट मैं आपको एक्सरसाइज पे बड़े पे लेके आ गया, जिससे थोड़ा सा हो सकता है आपको नई चीजें समझ में आई हो। लेकिन कल जब हम एक्सरसाइज करेंगे 1.1 तो उसमें छोटी छोटी बातों से स्टार्टिंग करेंगे और वो छोटी छोटी बातें सीखते जाएंगे आप, तो ऐसे प्रश्न आप ऐसे आंख बंद करके हल कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां से भी चीजें समझिए और एक बार बुक जरूर रीड करिएगा। इसमें बुक रीड करना बहुत ही मायने रखता है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।